हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुनील कुमार, अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अब जीन पियाजे का जो सेकंड पार्ट है, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं और उसकी विशेषताओं की। लेकिन सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, उसमें संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत के महत्वपूर्ण जो संप्रत्यय, उन सबको पार्ट फर्स्ट में क्लियर कर दिया गया है। जैसे स्कीमा क्या है, स्कीम्स क्या है, अनुकूलन क्या है, वो सभी पार्ट आप फर्स्ट में देखिए। जब तक आपका पार्ट फर्स्ट संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते, तब तक सेकंड पार्ट आप पूर्णतः नहीं समझ सकते। और अगर दोनों पार्ट अगर आप अच्छी तरीके से समझते हैं, देखते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस सिद्धांत से संबंधित जो भी आपके कन्फ्यूज़न है वो दूर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं थी, हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ी थी कि 4 अवस्थाएं हैं। संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी जो अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसका समय है 7 से 11 वर्ष। और जो चौथी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका समय है 11 से 15 वर्ष। पहले अपन 2 पार्ट को समझते हैं। जो 2 अवस्थाएं उनको विस्तृत रूप से देखते हैं। संवेदी पेशी, संवेदी या संवेदना दोनों एक ही चीज़ है, जिसको अपन कहते हैं ज्ञानेंद्रियाँ, सेंसरी। और पेश या अपने गामक कौशल है, जो हमारी क्रियाएं, गत्यात्मक कौशल है, उससे जुड़ा हुआ शब्द है पेशी। तो संवेदी पेशी अवस्था का मतलब है इस अवस्था में जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है, पहली अवस्था, उस अवस्था में बालक की जो भी अपनी आवश्यकताएं हैं उनको वह अपनी ज्ञानेंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ही पूर्ण करेगा। क्योंकि इस अवस्था में बालक अपनी बात को हमको कह नहीं पाता है, और ना ही हम उसकी बात को समझ पाते हैं, और ना वो हमारी बात को समझ पाता है। तो ऐसी स्थिति में बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करे? तो बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी ज्ञानेंद्रियों और क्रियाओं का सहारा लेता है। सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है। दूसरी बात यह है कि जो संवेदी पेशी अवस्था है, इसमें बालक का जो संज्ञान है, संज्ञान की मैंने बात कर ली थी फर्स्ट पार्ट में कि संज्ञान क्या है। ये एक मानसिक क्षमताओं का एक समूह है, जिसमें चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, विभेदन, संवेदना, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो बालक का जो संज्ञान है कहाँ पे होता है? इसकी शारीरिक क्रियाओं में निहित होता है। इस अवस्था में बालक, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है, इस अवस्था में बालक प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं जिसे अपन कह सकते हैं एक तरीके से सहज क्रियाएं। ये महत्वपूर्ण विशेषता है जो कि संवेदी पेशी अवस्था की है, जिसमें अपन कह सकते हैं जो सबसे मुख्य प्रतिवर्ती क्रिया है वो है बालक का चूसना, ठीक है, सकिंग और देखना है, ठीक है। ये प्रतिवृत्ति क्रियाएं इसमें होती है। इसके अलावा संवेदी पेशी अवस्था है जो पहली अवस्था, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि इस अवस्था में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ हो जाता है। देखिए, बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं, इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाषा का विकास जीन पियाजे की किस अवस्था में प्रारंभ होता है। तो कई लोग ये बताते हैं दूसरी अवस्था की बात करते हैं, कई जो भाषाई विकास पूर्ण हो जाता है तो वो चौथी अवस्था होगी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि भाषा का विकास किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, तो ये है संवेदी पेशी अवस्था, ठीक है। वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। संवेदी पेशी अवस्था के प्रारंभिक समय में, यानी 6 से 7 महीने का जो बालक होता है, उसमें वस्तु स्थायित्व के गुण का अभाव होता है। यानी जब तक कोई वस्तु उसके आंखों के सामने होती है तभी तक उसका बिंब उसके मस्तिष्क में रहता है, लेकिन जैसे ही
वस्तु उसकी आंखों के सामने से ओझल होती है, उसका बिंब भी उसके मस्तिष्क के गायब हो जाता है। लेकिन इस अवस्था के अंत तक यानी 20 से 24 महीने के बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी वस्तु आंखों के सामने से गायब होने के बाद भी उसका बिंब मस्तिष्क में बना रहता है। दूसरी जो अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसको अतार्किक चिंतन अवस्था भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इस अवस्था में बालक पूर्णतः क्रमबद्ध रूप से चिंतन नहीं करता है, इसलिए इसको कहा गया अतार्किक चिंतन अवस्था भी इसको कहा गया है। संवेदीपेशीय जो अवस्था थी इसको और क्या कहा जाता है? इंद्रिय जनित गामक अवस्था। और एक महत्वपूर्ण बात थी कि बालक में स्कीमा का निर्माण कब प्रारंभ हो जाता है। तो स्कीमा क्या है? मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में, ज्ञान का जो संगठन है उसी को क्या कहा गया है? स्कीमा। ज्ञान का निर्माण कब प्रारंभ हो जाता है? तो हम सबको पता है कि पहली जो अवस्था है इसी में ज्ञान का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ दूसरी अवस्था की अपन बात कर दें, पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है जिसको क्या कहा गया? अतार्किक चिंतन अवस्था भी कहा गया है। जो महत्वपूर्ण विशेषताएं उनकी बात करूंगा। इस अवस्था में बालक का जो संज्ञान है पहली अवस्था के बजाय उसमें गुणात्मक रूप से सुधार देखने को मिलता है। पहले पार्ट में भी मैंने ये बात की कि हर अगली अवस्था में गुणात्मक रूप से अपन को सुधार देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि संज्ञानात्मक विकास किस पर निर्भर करता है? उसकी जैविक परिपक्वता और उसके अनुभव पर। तो जब बालक की उम्र बढ़ेगी और उसके साथ साथ उसको एक्सपीरियंस अनुभव मिलेंगे, गतिविधि आधारित हो या सामाजिक आधार पे, तो उसके अकॉर्डिंग उसका संज्ञानात्मक विकास होगा। तो यहाँ पे जो दूसरी अवस्था है, यहाँ पे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है उसके साथ अनुभव मिल रहे हैं, तो उसके जो सभी आंतरिक मानसिक क्षमताएं हैं संज्ञान में गुणात्मक रूप से सुधार जरूर देखने को मिलेगा। इस अवस्था में बालक में कार्य कारण संबंध का अभाव तो होता है। कार्य कारण संबंध का अभाव, कोई भी कार्य होता है तो उसमें क्या कारण है इसका बालक को पता नहीं चलता। इस अवस्था को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला जो पार्ट है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था, प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, और दूसरा है अंतर्दृष्टि अवधि। इंट्यूटिव पीरियड। पहला इसमें बात करें अपन जो प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था है, ठीक है। इस अवस्था में जो सबसे पहली बात आती है इसका समय, वो है 2 से 4 वर्ष, और जो अंतर्दृष्टि अवधि है उसका समय है 4 से 7 वर्ष। आपको पूछा जा सकता है कि जो प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था है उसका समय कितना है, तो इसका समय है 2 से 4 वर्ष, और अंतर्दृष्टि अवधि इंट्यूटिव पीरियड इसका समय है 4 से 7 वर्ष। महत्वपूर्ण बात है कि इस अवस्था में बालक में संप्रत्यों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। संप्रत्य निर्माण प्रारंभ हो जाता है। संप्रत्य क्या है? किसी भी व्यक्ति वस्तु का जो संकेत है वो हमारे मस्तिष्क में बनना क्या है? संप्रत्य। जैसे 2 से 4 वर्ष का जो बालक है उसके मस्तिष्क में उसके जो परिवेश के जो लोग हैं, घर के जो सदस्य हैं, उनका जो चित्र है, उसका जो बिंब है, उनका जो संकेत है वो मस्तिष्क में बनना प्रारंभ हो जाता है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में संप्रत्यों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो अगर अवस्था पूछी जाए तो वो ये है, और अगर इसके डीपली अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना संप्रत्य निर्माण की अवस्था है 2 से 4 वर्ष की ये अवस्था, ठीक है। इसके अलावा बालक जो चिन्ह है वो भी बालक के जो मस्तिष्क में चिन्ह निर्माण भी प्रारंभ हो जाता है। जैसे बात करते हैं कि हम जो वर्णमाला है ABCD जो भी है, तो उसमें जैसे भी हम किसी वर्ड को बोलते हैं तो उसके साथ ही जैसे अपन बोलते हैं A B, तो उसके मस्तिष्क में उससे संबंधित जो चिन्ह है वो उसके मस्तिष्क में बन जाता है।
तो ये जो अवस्था है 2 से 4 वर्ष की अवस्था, इस अवस्था में बालक में जो संकेत है और वो जो चिन्ह है वो भी बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये तो थी इसमें संप्रतियों की बात। अब इस अवस्था की जो महत्वपूर्ण बात करते हैं दोष, प्राक संप्रत्यात्मक जो अवस्था है या अवधि है, इसकी अवधि है ये, इस अवधि के जो महत्वपूर्ण दोष है, एक तो है इसमें जीववाद, एनिमिज्म, और दूसरा है इसमें आत्मकेंद्रिता, ईगो सेंट्रिज्म। जीन पियाजे की जो सेकेंड अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके जो प्राक संप्रत्यात्मक अवधि है उसमें 2 दोष बताए गए, एक तो जीववाद और दूसरा है आत्मकेंद्रित। जीववाद क्या है? ठीक है, जीववाद है सजीव और निर्जीव में विभेद ना कर पाना, सजीव एवं निर्जीव में विभेद ना कर पाना, ठीक है। तो जीववाद क्या है? सजीव और निर्जीव में विभेद ना कर पाना। मान लीजिए वो बच्चा गिर जाता है और या दीवार से टकरा जाता है तो वो रोने लगता है और हम उस दीवार को मारते हैं तो बच्चा चुप हो जाता है, ये सोचकर कि इसको भी चोट लगी है। और इसके अलावा अपन देखते हैं कि जैसे कोई भी साधन चल रहा है तो वो उसको ये मानता है कि ये क्या है? सजीव है। और आपने बच्चों को तो देखा होगा, छोटे बच्चे खिलौना खेलते समय उन खिलौनों की भी वो पूरी केयर करते हैं, जैसे वो सजीव है। सजीव और निर्जीव में वो विभेद नहीं कर पाते, और ये चीज़ क्या कहलाती है? एनिमिज्म, जिसे कहा गया जीववाद। और ये कौन सी अवस्था की विशेषता है? सेकंड अवस्था की। दूसरा है आत्मकेंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म। इस अवधि में बालक अपना ही दृष्टिकोण समझ पाता है, दूसरे का दृष्टिकोण नहीं समझ पाता है, तो वो चीज़ कहलाती है आत्मकेंद्रिता। उसको ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ वो सही हूँ, या ये कह सकते हैं कि जो सब कुछ है वो मेरे पीछे है। जैसे वो बालक कहता है कि मेरे पीछे पीछे चांद दौड़ रहा है, सूरज चल रहा है, ठीक है, पृथ्वी घूम रही है मेरे साथ में। तो ये चीज़ क्या है? उसके ईगोसेंट्रिज्म का गुण है, यानी वो दूसरे का जो दृष्टिकोण है वो समझ नहीं पाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो सकी है। अब बात करते हैं अंतर्दर्शी अवधि, जिसका समय है 4 से 7 वर्ष। और यहाँ पे बालक का जो चिंतन है वो इस अवस्था की बजाय 2 से 4 वर्ष की अवस्था चिंतन जो तरगना है, ठीक है, वो यहाँ के बजाय काफ़ी अच्छा हो जाता है। हर अवस्था में आगे से आगे उसमें कुछ ना कुछ सुधार अवश्य देखते रहने को मिलेगा। अंतर्दर्शी जो अवधि है, इसमें जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इस अवस्था में बालक क्या है? सामान्य संक्रियाएं करने लग जाता है। चिंतन के आधार पे सामान्य संक्रियाएं करने लग जाता है, लेकिन उसके पीछे छुपे नियमों को बालक नहीं पहचान पाता है। जैसे अपन बात करते हैं, कर रहे हैं कि बालक है, उसको 2 का टेबल बोलेगा, ठीक है, तो वो बोलता रहेगा पूरा, उसको टेबल भी आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ऐसे। लेकिन अगर उसको पूछ लिया जाए कि 2 के टेबल में 10 कैसे आए, तो वह यहाँ बताने में निरुत्तर हो जाता है। क्यों? क्योंकि बालक सामान्य संक्रियाएं तो कर सकता है, लेकिन उसके पीछे जो छिपे नियम हैं उनको बालक नहीं पहचान पाता कि ये 10 कैसे आए। तो ये अवस्था कौन सी है? अंतर्दर्शी अवधि है, जिसकी ये एक पहचान है। इसके अलावा इस अवस्था में बालक में पलटावी गुण, जिसे अपन कह सकते हैं पलटावी गुण का अभाव, रिवर्सिबिलिटी। पलटावी गुण का जो अभाव होता है उसको बोला जाता है अनुत्क्रमणीयता। पलटावी गुण का जो अभाव है उसको कहा जाता है अनुत्क्रमणीयता। तो इस अवस्था में बालक में पलटावी गुण का अभाव होता है। जिससे मान लीजिए कि बालक को ये कह दिया जाए कि 2 + 4 + 5 कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसी बालक को
इसी को उल्टा करके ये पूछ लिया जाए बालक को कि 5 + 4 + 2 कितने होते हैं, 5 + 4 + 2, तो बालक उसका जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि ये जो अवस्था है 2 से 7 वर्ष की अवस्था है, और इस अवस्था में बालक उन्हीं कार्यों को करता है जितना उसका मानसिक विकास हुआ है या संज्ञानात्मक विकास हुआ है। तो अब बात करते हैं इसी में, इसके अलावा जो एक एग्जाम्पल और लूँगा मैं यहाँ पे पलटावी गुण के अभाव का। जो पलटावी गुण है उसका अभाव क्यों होता है कि बालक की जो स्मृति है, मेमोरी है, वो इतनी अधिक अभी विकसित नहीं हुई है कि वो अपनी पीछे की अवस्थाओं में अपने को कन्वर्ट कर सके। या अपन कह सकते हैं, दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं कि बालक को ये कह दिया जाए कि आप का घर से विद्यालय की दूरी 500 मीटर है, तो आप बताइए कि विद्यालय से आपके घर की दूरी कितनी है, तो बालक नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पलटावी गुण का जो अभाव है, रिवर्सिबिलिटी है, उसका गुण का अभाव है, जिसे अपन कहेंगे अनुत्क्रमणीयता। इसको ये से भी कहा जा सकता है उत्क्रमणीयता का अभाव, तो भी बात वही है, वो अनुक्रमणीयता कहलाएगी। या पलटावी गुण का अभाव, तो भी वो दूसरी अवस्था ही होगी। अगर इसमें अंतर्दर्शी दे दिया जाए तो वो इस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कैसे भी घुमाया जा सकता है, समझना आपको अच्छी तरीके से है। ठीक है, तो ये था सामान्य। अब इसी की और विशेषताओं की बात करते हैं। इस अवस्था में बालक तर्क नहीं कर पाता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, अतार्किक अवस्था। और कोई कार्य किस कारण से हुआ इसका भी उसको पता नहीं होता है। अब इसकी अन्य जो विशेषताओं की बात कर रहा हूँ, इस अवस्था में जो गुण है, एक तो संरक्षण के गुण का अभाव होता है, संरक्षण का अभाव जिसको कहा जाता है कंजर्वेशन। ठीक है, संरक्षण को क्या कहा जाता है, कंजर्वेशन। एक होता है वर्गीकरण और एक होता है अपन संबंध। क्लासिफिकेशन। इसको समझना है कि अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि जीन पियाजे की किस अवस्था में बालक में संरक्षण के गुण का अभाव होता है, तो वो दूसरी अवस्था है। ठीक है, तो संरक्षण का अभाव अपन कहेंगे कि किसी पदार्थ को या किसी द्रव को मात्र किसी दूसरे पात्र में प्रकट करने से ही उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये हमको पता है क्योंकि हमारा मानसिक विकास हो चुका है, लेकिन बच्चों को इस बात का पता नहीं होता है, जिसको कहा जाता है संरक्षण का अभाव, संरक्षण के गुण का अभाव। जैसे अपन बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे एक बच्चा है, उसके सामने 2 गिलास रख दिए गए। ठीक है, और इन दोनों में ही है ना 500 मिलीलीटर पानी है, या अपन कह सकते हैं आधा लीटर पानी है। उस आधा लीटर पानी को अगर इसमें डालेंगे तो इसकी स्थिति यहाँ तक रहेगी, और इसी पानी को अगर इसमें डालेंगे तो इसकी स्थिति ये रहेगी। दोनों में पानी कितना है, आधा लीटर। ठीक है, और वही पानी इसमें है आधा लीटर। ठीक है, लेकिन बच्चे को अगर पूछा जाएगा कि किसमें पानी अधिक है, तो बच्चा इसको अधिक बताएगा। वो उस उम्र के अकॉर्डिंग स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि अभी उसका मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि बच्चा सिर्फ उसकी मात्रा को समान होने के बावजूद उसको ऐसा लगता है कि इसमें पानी की मात्रा अधिक है? इसका कारण है कि बालक सिर्फ एक विमा पर ही ध्यान देता है, और वो विमा है जैसे अपन कह सकते हैं यहाँ पे बालक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस पानी पे है। उसको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि पानी किसमें अधिक है। उसका ध्यान इस बात पे नहीं है कि कौन सा पात्र चौड़ा है, कौन सा पात्र लंबा है। तो इस गुण को बोलेंगे हम संरक्षण के गुण का अभाव। और संरक्षण का गुण है उसका अभाव अपन कह सकते हैं कि एक तरीके से विकेंद्रण का भी ये अभाव है, डिसेंटरिंग। यानी
किसी वस्तु की वास्तविक मात्रा समझने की जो क्षमता का जो अभाव होता है वो कहलाता है विकेंद्रण का अभाव। और विकेंद्रण होगा तो हम किसी भी वस्तु को वास्तविक रूप में देखने में सक्षम हो जाते हैं, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि विकेंद्रण का गुण उसमें आ गया है। जैसे चौथी जो अवस्था है, अब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, उस अवस्था में बालक वास्तविकता का पता लगा लेता है, तो हम कहेंगे कि उसमें विकेंद्रण का गुण उसमें आ गया है। लेकिन क्या बालक दोनों में वास्तविकता को पहचान पाया? नहीं पहचान पाया। तो इसका मतलब ये है कि इस अवस्था में बालक में विकेंद्रण के गुण का भी अभाव है, क्योंकि वास्तविकता को नहीं समझ पाया, तो हम कहेंगे कि इसमें विकेंद्रण के गुण का भी अभाव है। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज़ है, ये हो गया। अब बात करते हैं वर्गीकरण। इस अवस्था में बालक के सामने अगर वस्तुएं रख देंगे, ठीक है, और उस बालक को कहेंगे कि इनमें से इन वस्तुओं को छांटना है, अलग अलग करना है, तो बालक उनको वर्गीकृत भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बालक का जो तर्क करना है, चिंतन है, अभी वो संज्ञानात्मक विकास उतना अधिक सक्षम नहीं हुआ है कि वो बारीकी चीज़ों का भी उनमें विभेद कर पाए। और तीसरी बात है, इस अवस्था में जो संबंध का अभाव, रिलेशन, जिसे अपन एक उदाहरण के द्वारा, जैसे बालक को ये पूछ लिया जाए कि इसको सामने प्रस्तुत कर दिया जाए कि रविंद्र सुरेंद्र से छोटा है, ठीक है, रविंद्र सुरेंद्र से छोटा है और सुरेंद्र सुरेश से छोटा है, ठीक है, तो बालक को ये पूछा जाए कि इनमें कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है, तो बालक इस बात को वो समझ नहीं पाता है। तो ये चीज़ का अभाव कहलाएगा, अपन कह सकते हैं संबंध का अभाव। जबकि हम अगली अवस्था की बात करेंगे तो वहाँ पे बालक का संज्ञान इतना विकसित हो जाता है कि बालक मूर्त रूप से या जो उसके सामने उनके बारे में बालक विभेद करके बता देता। तो ये चीज़ तीनों हो गई है, संरक्षण, वर्गीकरण और संबंध। आप इसको वापिस और देख लेना। इसको जो दूसरी जो अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो एक और है कि भाषा के विकास के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, भाषा के विकास के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? तो वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्यों? क्योंकि इसका समय 2 से 7 वर्ष है और इस अवस्था में बालक में भाषा का एक तरीके से विस्फोट होता है। बालक सबसे ज़्यादा भाषा के जो शब्दकोश है वो सबसे ज़्यादा इस अवस्था में निर्मित करता है। तो भाषा विकास के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण काल है। और भाषा किस अवस्था में प्रारंभ होती है? ये पहली अवस्था है, ठीक है। अब इसमें भाषा का जो विकास है वो कैसे होगा? तो इसमें जीन पियाजे के अनुसार बालक में भाषाई विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं? भाषाई विकास के लिए बालक एक तो करता है सबसे ज़्यादा अनुकरण और दूसरा है खेल। ये 2 माध्यम है जिनके माध्यम से बालक में भाषा का सबसे ज़्यादा विकास होता है। अनुकरण जो है, अपने से जो बड़े हैं उन लोगों की जो भी क्रियाएं हैं, बातें हैं, वो उनमें अनुबंधन करते हुए अनुकरण करता है और उसके आधार पर उसमें भाषाई विकास होता है। जैसे घर में कोई बड़ा है, ठीक है, और कोई भी वस्तु दिखाई दी, मान लीजिए टेबल है, तो वो बार बार उसके जो बड़े सदस्य है कोई भी वो बोलेंगे और वो जो बच्चा है उस चीज़ को देखकर अनुकरण करेगा, क्योंकि इस अवस्था में बालक में सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है। इस अवस्था में बालक में सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है। कुछ न कुछ गतिविधि करते रहने की उसकी एक आदत होती है और कुछ न कुछ पूछता रहता है इस अवस्था का बालक, ये क्या है, ये क्या है। और अगर इस अवस्था में बालक को हम सिखाएंगे नहीं तो भी बालक जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी और वो गतिविधि आधारित अनुभव प्राप्त करेगा तो उसका संज्ञानात्मक विकास होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर दूसरी अवस्था है, पियाजे ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर आप बालक को सिखाओगे नहीं, बस आप उसको खुला छोड़ दीजिए, ठीक है, वह बालक स्वतः अंतःक्रिया करते हुए सीखेगा। इसलिए इसको निर्मितवादी उपागम भी कहा जाता है। दूसरा है इसमें खेल। भाषाई विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण दूसरी बात है खेल। अगर बालक है 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, वह ज़्यादा से ज़्यादा खेल में भाग लेता है, ठीक है,
और अनुकरण करता है तो इस अवस्था में बालक में भाषाई विकास सबसे ज़्यादा होगा। तो ये थी अपनी जो दूसरी अवस्था थी संज्ञानात्मक विकास की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बारे में अपन ने महत्वपूर्ण बातें वो पढ़ ली है। ठीक है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात थी कि जो स्कीमा ज्ञान का निर्माण इस अवस्था में होता है और इस ज्ञान के आधार पे, स्कीमा के आधार पे बालक किस अवस्था में नए ज्ञान का समावेशन करता है। तो समावेशन की दृष्टिकोण से ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है जीन पियाजे के अनुसार समावेशन। ठीक है, अपन कह सकते हैं असिमिलेशन के दृष्टिकोण से कौन सी अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है? दूसरी अवस्था। तो ये क्लियर हो गया। स्कीमा के आधार पे पहली अवस्था, समावेशन के आधार पे दूसरी अवस्था। और इन्हीं में से सबसे महत्वपूर्ण कई क्वेश्चन बनते हैं, बस आपको इनको ध्यान से समझना है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन जो तीसरी अवस्था है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उस अवस्था की अपन बात करेंगे। और ये जो अवस्था है एक तरीके से कौन सी अवस्था हो गई? 2 से 7 वर्ष की अपन बोलते हैं इसको, पूर्व बाल्य अवस्था का समय भी है, पूर्व बाल्य अवस्था का समय है। ठीक है। तो पहली और दूसरी अवस्था इसमें हो गई है। अब बात करें तो अपन पहली और दूसरी अवस्था क्लियर हो गई है। अब तीसरी जो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसको ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहा गया है। इस अवस्था में बालक का जो संज्ञान है, पहले वाली जो दोनों अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं की बजाय काफ़ी तर्कपूर्ण एवं क्रमबद्ध होता है। मैं पूर्ण तर्क और क्रमबद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पहले वाली जो 2 अवस्थाएं उनकी बात कर रहा हूँ। उन दोनों अवस्थाएं उनकी अपेक्षा यहाँ पे बालक तर्क करना प्रारंभ कर देता है और उसका जो तर्क है, ठीक है, हालांकि पूर्णतः क्रमबद्ध नहीं होता है। ठीक है। इस अवस्था में बालक किस प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है? इस अवस्था में बालक उन्हीं समस्याओं का समाधान करता है जो उसके मूर्त रूप से अनुभव से जुड़ी हुई हो या प्रत्यक्ष रूप से या ठोस रूप से। अगर जो समस्या उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई नहीं है तो उन समस्याओं का वह बालक समाधान नहीं कर पाता है। ठीक है। जैसे अपन बात करें कि उसको ऐसी समस्या दी गई, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था कि रविंद्र सुरेंद्र से बड़ा है, रविंद्र सुरेंद्र से बड़ा है और सुरेश से छोटा है। इस अवस्था में जो तीसरी अवस्था, यहाँ पे बालक को प्रत्यक्ष रूप से अगर उसको अनुभव प्रदान किया जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने समस्या रखी जाएगी तो वो बता देगा कि इसमें सबसे बड़ा कौन है? सुरेश बड़ा है। ठीक है। जैसे वह दूसरे रूप में भी उसको रख सकता है कि रविंद्र सुरेंद्र से छोटा है। ठीक है। और सुरेंद्र सुरेश से छोटा है। तो यहाँ पे उसको पता है कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। लेकिन अगर उसको शाब्दिक आधार पे अगर कोई समस्या दे दी जाती है तो बालक इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। मूर्त रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने कोई समस्या रखी जाएगी, उन समस्याओं का ही बालक समाधान कर पाता है। लेकिन अगर शाब्दिक आधार पे अगर उसको समस्या दे दी जाती है, काल्पनिक आधार पे कोई समस्या दे दी जाती है तो बालक समाधान नहीं कर पाएगा। और ऐसी समस्याओं का समाधान होता है जो चौथी अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो ये चीज़ आप समझ गए कि जो मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त का मतलब है प्रत्यक्ष रूप से या जिसे अपन कह सकते हैं ठोस। तो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई जो समस्या होगी उन्हीं का 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था है इसमें समाधान कर पाएगा। ठीक है। 7 से 11 वर्ष का जो समय है। ठीक है। इस अवस्था में मैंने बता दिया चिंतन जो है बालक का पूर्णतः क्रमबद्ध नहीं होता है। और जो दूसरी अवस्था में अपन ने बात की थी, जो गुण कौन से थे? इस अवस्था में बालक में पलटावी
पलटावी गुण देखने को मिलता है। यानी अपन कह सकते हैं पलटावी गुण का अब इस अवस्था में, तीसरी अवस्था में अभाव नहीं होता है। रिवर्सिबिलिटी का गुण इस अवस्था में होता है, जिसको कहा जाता है उत्क्रमणीयता। पलटने की जो विशेषता है वो उत्क्रमणीयता। तो उत्क्रमणीयता का समय कौन सा है? 7 से 11 वर्ष। पूछ लिया जाए कि जीन पियाजे के अनुसार पलटावी गुण किस अवस्था में देखने को मिलता है, तो वो है तीसरी अवस्था, 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में जो और हमने दूसरी अवस्था में बात की थी वही नियम है। बारीकी आपको बाद में वहाँ पे संरक्षण की सेकंड स्टेप में भी बात करूँ, थर्ड स्टेप में भी बात करूँ, लेकिन संरक्षण के गुण का वहाँ पे अभाव था। यहाँ पे संरक्षण का जो गुण है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, वर्गीकरण का जो बात की थी मैंने उनकी मैं बात करूँ। ठीक है, ये बताया था मैंने उसमें पलटावी गुण। पलटावी गुण की मैंने बताया था वहाँ पे बालक को अगर पूछा गया जैसे 4 + 5 + 2 कितने होते हैं? 11। अगर इसको चेंज भी कर दिया जाएगा था इस अवस्था में, तीसरी अवस्था में मान लियो उसको कह दिया जाए 2 + 5 + 4 कितने होते, तो बालक बता देगा 11 होते हैं। क्यों? क्योंकि अब इस अवस्था में बालक में पलटावी गुण है, या हम कह सकते हैं पलटावी गुण का अभाव इस अवस्था में नहीं है। ठीक है, यह है संरक्षण का गुण। संरक्षण का मैंने बताया था कि मात्र किसी पदार्थ या मात्रा को प्रकट करने से उसका स्वरूप नहीं बदलता है, लेकिन वहाँ पे बालक जो है सिर्फ एक तरफ ही उसका दृष्टिकोण जाता है, जिसमें अपन कह सकते हैं उसका ध्यान सिर्फ पानी पे जाता है, जो सेकंड अवस्था थी। लेकिन इस अवस्था में बालक का जो संज्ञानात्मक विकास इतना हो जाता है कि वो उसकी अन्य विमाओं पर भी गौर करने लगता है, जिसके कारण अगर उसके सामने, बालक के सामने इन दो पात्रों में अगर कोई चीज़ रखी जाएगी, ठीक है, और अपन कहेंगे कि किसमें, दोनों में समान ही है, ठीक है, मान लीजिए इसमें भी 1 लीटर है और इसमें भी 1 लीटर है, तो चाहे वो पूरा भरा हो, लेकिन फिर भी बालक ये कह देगा कि दोनों में क्या है, समान है। ठीक है, लेकिन इसमें फिर मैं एक कंडीशन बारीकी डाल रहा हूँ कि इस प्रकार की समस्याएं भी उन्हीं को समाधान करेगा जो उसके मूर्त रूप से, जिनको उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अगर उसको शाब्दिक आधार पे कोई समस्या दे दी जाती है कि एक 2 लीटर चौड़ा बर्तन है, ठीक है, 2 लीटर उसमें पानी डाला गया, या एक दूसरा बर्तन है और उसके आधार पे कौन से में ज़्यादा है कौन से में कम है, तो बालक इस अवस्था में भी वो निरुत्तर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में उन्हीं समस्याओं का समाधान कर पाता है जो उसके मूर्त रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने जो चीज़ें घटित होती है उन्हीं का वह समाधान कर पाता है। ठीक है, जैसे पलटावी गुण की मैंने बात की थी, तो ये पलटावी जो गुण है वो अगर उसके सामने रख देंगे कि 2 + 5 + 4 कितने होते हैं, तो ये कर देगा। लेकिन अगर बालक को ये पूछा जाएगा मौखिक रूप से 4 + 5 + 8, तो ये कितने हुए, 17, तो बालक को अगर इनको घुमा के अगर मौखिक रूप से पूछा जाएगा तो बालक इस अवस्था में भी नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि इस अवस्था में बालक जो मूर्त रूप से उसके सामने समस्या रखी जाएगी उन्हीं का वो समाधान कर पाएगा। शाब्दिक आधार पे, वर्बल आधार पे उसको कोई समस्या दी जाती है तो उनका वो समाधान नहीं कर पाएगा। शाब्दिक आधार पे, काल्पनिक आधार पे, अमूर्त आधार पे जो समस्याओं का समाधान होता है वो होता है चौथी जो अवस्था है, कौन सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ठीक है, यहां पे बालक शाब्दिक आधार पे, या अपन कह सकते हैं अमूर्त, या अपन कह सकते हैं काल्पनिक आधार पे समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो जाता है। इस अवस्था में
बालक का जो भाषाई विकास है उच्चतम सीमा को छूने लगता है। इस अवस्था में बालक क्रमबद्ध रूप से तर्क करने लग जाता है। इस अवस्था में बालक के चिंतन में लचीलापन का गुण, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लचीलापन का गुण का मतलब है कि बालक किसी समस्या को कई तरीके से समाधान कर सकता है। तो बालक के चिंतन में लचीलेपन का गुण कब आता है? जो चौथी अवस्था है, कौन सी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? मैंने अभी बताया था तार्किक अवस्था, क्योंकि बालक क्रमबद्ध रूप से तर्क करने लग जाता है तो इसको तार्किक अवस्था भी कहा जाता है। ये जो अवस्था है, चौथी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की अपन बात कर रहे हैं। इस अवस्था में बालक की जो शिक्षा है उसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जितना ज़्यादा बालक शिक्षित होगा, उसके पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, उसके आधार पे वो अमूर्त रूप से, काल्पनिक रूप से या शाब्दिक आधार पर समस्याओं का समाधान कर सकेगा। अपने बात की थी जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे जो पार्ट फर्स्ट में, उसमें एक अपना शब्द था, कौन सा? समायोजन। ठीक है, समायोजन का जो गुण है, बालक का जब मानसिक विकास हो जाता है, मानसिक विकास हो जाता है तो वो अपनी जो स्कीमा है, अपना जो ज्ञान का जो संगठन है, अपना जो ज्ञान है उसमें भी वह परिवर्तन करने लग जाता है। क्योंकि संतुलन, इक्विलिब्रियम के लिए बालक जैविक रूप से परिपक्व भी होना चाहिए। इसको अपने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि जैसे छोटा बालक है, उसके पास भले ही गलत डाटा हो, उसके पास गलत जानकारी हो, लेकिन अगर हम उसको कहेंगे कि आपके पास जो डाटा है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो वो बालक उस बात को स्वीकार नहीं करेगा। वो जिद करने लगेगा कि मेरे पास जो नॉलेज है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उस अवस्था में क्या है? आत्म केंद्रिता का गुण होता है। लेकिन जब बालक का मान संज्ञानात्मक विकास होता है और तो इस अवस्था में जब आता है तो बालक एक तरीके से कह सकते हैं उसमें समायोजन का गुण है वो भी उसमें देखने को मिलता है। तीसरी जो अवस्था है उस अवस्था में बालक में समायोजन, अकोमोडेशन, समंजन अपन कह सकते हैं, तो वो इस अवस्था में बालक में देखने को मिलता है। विकेंद्रण का अभाव यहां पे भी होता है। विकेंद्रण मैंने क्या बताया था? विकेंद्रण का अभाव, किसी भी वस्तु को वास्तविक ढंग से या वस्तुनिष्ठ ढंग से देखने की जो क्षमता है या जो गुण है वो इस अवस्था में भी विकसित नहीं होता है। किसी भी वस्तु को वास्तविक ढंग से या वास्तविक नजरिए से देखने की जो क्षमता है वो कहाँ पे विकसित होती है? चौथी जो अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसलिए इस अवस्था में जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है विकेंद्रण। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है विकेंद्रण का गुण किस अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये इसका हो गया है चौथी अवस्था। एक और महत्वपूर्ण आपको जो जीन पियाजे की थ्योरी में कई बार क्वेश्चन आता है कि परिकल्पना, अपन बात करते हैं परिकल्पना का गुण। परिकल्पना, हाइपोथेसिस। परिकल्पना एक तरीके से क्या होता है? किसी रास्ते पर पहुंचने का जो संभावित समाधान है उसको कहा जाता है परिकल्पना या हाइपोथेसिस। तो परिकल्पना, बालक का इतना मानसिक विकास होना चाहिए कि वो किसी भी समस्या का संभावित समाधान निकालने में यो जाए। जैसे बात करें कि जो पहले की जो अवस्थाएं हैं, इस अवस्था में बालक में जो परिकल्पना का जो गुण है, ठीक है, वो बालक में देखने को मिलता है। अपन कह सकते हैं परिकल्पना गुण विकसित होना कब प्रारंभ हो जाता है? तो प्रारंभ यहीं पे हो जाता है, क्योंकि बालक एक संभावित उपाय निकालना यहाँ पे प्रारंभ कर देता है। तो आपको समझना क्या है, इनमें
कम से कम 50-60 क्वेश्चन बनते हैं, कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जो पूरे डीपली नॉलेज पे है, और वो आपको अच्छी तरीके से समझने पड़ेंगे। कि जैसे बात की मैंने कि भाषा का विकास कब प्रारंभ हो जाता है, तो उसके लिए जीन पियाजे की पहली अवस्था आएगी। भाषा के विकास के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है, तो उसके लिए दूसरी अवस्था आएगी। और आपको पूछ लिया जाए कि भाषा का जो उच्चतम स्तर है विकास, वो किस अवस्था में देखने को मिलता है, वो चौथी अवस्था है। वैसे ही है कि बालक में परिकल्पना निर्माण कब प्रारंभ हो जाता है, तो आपको बताना होगा क्या, तीसरी जो अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक परिकल्पना संभावित समाधान बनाने योग्य वो हो जाता है। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि बालक कब परिकल्पना बनाने में पूर्णतः सक्षम हो जाता है, पूर्णतः की जो बात है, तो वहाँ पे आपको मोस्टली यही अवस्था दी, चाहे वो भाषा का पूर्णतः विकास हो, उसका सर्वांगीण विकास है, वो उच्चतम स्तर हो, संप्रत्यय निर्माण का जो उच्चतम संप्रत्यय हो, वो सभी यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये चीज़ आप मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो टोटल जो अवस्थाओं की बात की थी। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास जो है ये शिक्षा की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण है या क्या योगदान है। शुरू से अपन देख रहे हैं कि बालक का जो संज्ञानात्मक जो विकास है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी और उसके साथ जो अनुभव मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग ही उसमें संज्ञानात्मक विकास होगा। तो हमको चाहिए कि विद्यालय में बालकों को अनुभव उपलब्ध कराए, उसको अनुभव प्राप्त करने का मौका दे, उसको इतनी स्वतंत्रता दे कि वो गतिविधियों के आधार पे स्वयं अंतःक्रिया करते हुए वो अधिगम करे, सीखे। दूसरा तरीका कह सकते हैं, जैसे बालक के जो भी उसके अनुकरण जिनका बालक करता है वो आदर्श रूप प्रस्तुत करे, चाहे वो भाषा हो या कोई, जैसे अच्छी भाषा है, शुद्ध भाषा अगर हम बोलेंगे तो वैसी ही भाषा वो बच्चा बोलेगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि बालक को खेल का महत्व है, उसका सबसे ज़्यादा महत्व है, इसलिए संज्ञानात्मक विकास में गतिविधियों का सबसे ज़्यादा योगदान है, जिसमें अपन कह सकते हैं खेल भी एक प्रमुख है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि बालक का जो संज्ञान है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसी के अनुसार उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगर उसके अनुसार अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो बालक उन अनुभवों तो प्राप्त कर लेगा, लेकिन उन अनुभवों को कहाँ पे काम में लेना है वो इतना सक्षम नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। आपको कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताएं। आपके जो फीडबैक है वो मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।